हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज हम लोग प्रैक्टिस शीट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के अंडर वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर हम लोग डिस्कस करें, इफ़ आपने ये सॉल्व अपने से नहीं किया है तो आपको ये नहीं देखना चाहिए। आप अपने से पहले सॉल्व करिए, फिर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है देन यू कैन सी दिस डिस्कशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स आपको हर क्वेश्चन के लिए करने हैं, तो आप पहले खुद से सॉल्व कर लिए फिर देखिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट अल्टीट्यूड विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी 25% ऑफ दैट एट द अर्थ सरफेस गिवन रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लिखते हैं? जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस आर, यहाँ पे एच। रेडियस ऑफ द अर्थ आर हो गया प्लस एच हो गया स्क्वायर। नाउ एच क्या है? एच आपका सरफेस से हाइट है, एल्टीट्यूड है। नाउ अब वो बता रहे हैं कि दिस इज नथिंग बट 25% ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/4 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। तो सरफेस के लिए हमको सिंपली क्या करना है? एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? आर स्क्वायर। नाउ जीएम कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपको? 4 टाइम्स आर स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एच का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हो गया आपका 4 आर स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पे। नाउ इसको आप अंडर रूट कर दो बोथ साइड में, तो बोथ साइड में अंडर रूट कर दोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ आर इक्वल्स टू आर प्लस एच। आपने सॉल्व कर लिया, आपको मिल गया एच इक्वल टू आर। मीनिंग एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू 1/4 और 25% ऑफ एक्सेलरेशन एट द सरफेस। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये समझिए कि आपका अर्थ है और ये स्फेरिकल माना गया है। जैसे आपको पता होगा कि पोल पे रेडियस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसमें हमको उसको कंसिडर नहीं करना है। इसमें हमको मान के चलना है कि ये आपका अर्थ स्फेरिकल है ना। अभी क्या दिया हुआ है कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से। अर्थ का आपका एंगुलर रोटेशन हो रहा है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है ना। अभी हम ये बता रहे हैं कि जैसे देखो इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होगा? ओमेगा की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है? आपको जो जी इफेक्टिव होता है वो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एम ओमेगा स्क्वायर आर की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। लेकिन पोल पे वो इफेक्ट नहीं आता है ना। अब आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इक्वेटर पे जो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिवली फील होती है वो ग्रेविटी जी डैश पोल के डी डेप्थ पे, पोल से अर्थ के सरफेस में नीचे जाए। आपको पता है कि आप अर्थ के सरफेस में नीचे जाओगे तब भी आपकी जी क्या होती है? कम फील होती है। तो एट अ डेप्थ बिलो द पोल जो आपको जी डैश फील होगा दैट इज इक्वल टू जी इफेक्टिव एट द इक्वेटर एट द सरफेस। नाउ अब आपको बताना है कि ये जो डेप्थ है वो कितना है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो पोल पे हमको इक्वेटर पे हमको देखना होगा कि इक्वेटर पे सरफेस पे हमको जी इफेक्टिव कितना मिलेगा। ना आपको पता है कि इक्वेटर पे हम जी इफेक्टिव कितना लिखते हैं कि जी जो विदाउट रोटेशन जो जी आता है ऐसे माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे लिखते हैं। और ये जी आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो तो आप ऐसे लिख सकते हो जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही होता है। तो ये हो गया इफेक्टिव ग्रेविटेशनल आपका एक्सेलरेशन एट द इक्वेटर। ये क्या है? ये जो माइनस कर रहे हैं ड्यू टू द रोटेशन। नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू इफेक्टिव ग्रेविटेशन एट द डेप्थ डी बिलो द पोल। तो यहां पे आपका जो रोटेशन है उसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पोल है, पोल पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे आप लिख दोगे जी कैपिटल एम बाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सरफेस से डी डिस्टेंस नीचे है
तो सेंटर से कितना होगा, सेंटर से आपका r माइनस डी हो जाएगा ऐसे। नाउ अब ये g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर को आप स्मॉल g लिख दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर r हो गया, मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ भी g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर है तो उसको हम स्मॉल g लिखें तो ये हो गया स्मॉल g इंटू आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। सॉल्व करो, इस साइड इसको मल्टीप्लाई कर दो, g टाइम्स r माइनस ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू g टाइम्स r माइनस g टाइम्स d। ये g टाइम्स r कैंसिल, माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, ये आर स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू जी टाइम्स डी। तो यहाँ से आपको डी निकालना हो तो डी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, ये आपका आ गया डेप्थ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो रोटेशन होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ इक्वेटर पे आपका क्या होता है, इफेक्टिव ग्रेविटेशन कम हो जाता है, बट पोल पे रोटेशन की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 5, मीनिंग पहले r था अब 5r कर दिया, देन बाय व्हाट फैक्टर इट्स डेंसिटी मस्ट बी चेंज टू कीप द वैल्यू ऑफ स्मॉल g सेम। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल g की वैल्यू देखते हैं होती क्या है। तो भाई आपको पता है स्मॉल g इज नथिंग बट एक्सेलरेशन एट द सरफेस, तो जी एम बाई आर स्क्वायर वेयर m इज द मास, और मास को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका क्या, g मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, विच इज नथिंग बट आर स्क्वायर आर क्यूब। तो क्या आ जाएगा 4/3 जी पाई रो टाइम्स आर, ये हो गया आपका स्मॉल जी की वैल्यू। ना ध्यान से देखो, स्मॉल जी जो है सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि सर रो टाइम्स आर इक्वल टू रो डैश टाइम्स आर डैश, सीधी बात है, स्मॉल जी सेम रखना है। तो इफ हम रेडियस को क्या कर रहे हैं, रेडियस को 5 टाइम्स कर दे रहे हैं, तो इफ आर डैश इज इक्वल टू 5 टाइम्स आर, देन क्या होना चाहिए, देन रो डैश मस्ट बी इक्वल टू 1/5 टाइम्स रो, मीनिंग जो नया डेंसिटी होगा वो पहले वाली डेंसिटी का क्या होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में एक प्लैनेट दिया हुआ है जिसका मास और डायमीटर अर्थ के मास और डायमीटर का डबल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस प्लैनेट पे जी इफेक्टिव क्या होगा। तो जी इफेक्टिव कैन बी रिटन एज कैपिटल जी, मास जो है वो अर्थ के मास का डबल है, तो ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम डिवाइडेड बाई, अब डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल होगा, तो 2 टाइम्स आर स्क्वायर। नाउ 2r स्क्वायर को 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2। नाउ g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर क्या है, अर्थ के सरफेस पे स्मॉल g की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें कि g डैश इज नथिंग बट g डिवाइडेड बाई 2। नाउ अब इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द period of oscillation of a pendulum on this planet if it is a seconds pendulum on earth। now अर्थ पे जो सेकंड्स पेंडुलम होता है वो क्या होता है भाई, जो क्लॉक में पेंडुलम होता है उसी को हम सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो क्लॉक में पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 सेकेंड नहीं होता है, वो कितना होता है 2 सेकेंड होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि टाइम पीरियड टी डैश, टी डैश विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, भाई लेंथ तो पेंडुलम की क्या रहेगी, सेम रहेगी, अंडर रूट ऑफ एल बाई जी डैश, और जी डैश की जगह पे क्या लिखेंगे g/2। तो ये क्या आ जाएगा टी डैश इक्वल्स 2 पाई
अंडर रूट ऑफ एल ट्वाइस एल डिवाइडेड बाई जी। जी डैश की जगह पे हमने क्या लिख दिया, जी बाई 2। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, 2 पाई, या यहां पे ऐसे लिख दो √2 टाइम्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, विच इज नथिंग बट टी डैश इक्वल टू √2 टाइम्स टी। बट रिमेंबर कि ये जो t है, सेकेंड्स पेंडुलम का ऑन अर्थ जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड नहीं होता है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, t डैश इक्वल टू 2√2 सेकेंड। दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है कि भाई ये आपका एक स्फेरिकल शेल है जिसका मास m है और शेल का रेडियस स्मॉल a, एंड सेल के सेंटर से 2a की डिस्टेंस पे एक अनदर पार्टिकल है जिसका भी मास क्या है, m है। सेल का मास और दिस पार्टिकल का मास, दोनों का मास सेम है। नाउ अभी हमको ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल अर्थ के, ये नॉट अर्थ, ये शेल के अंदर के बारे में बताना है। नाउ देखो क्या होगा, इफ ये पार्टिकल ना होता तब तो आप बोल देते कि सर सेल के अंदर आपका फील्ड 0 हो जाएगा और पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस हो जाएगा। लेकिन सिंस यहां पे अनदर पार्टिकल है तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके अंदर, सेल के अंदर फील्ड ड्यू टू सेल तो 0 होगा, बट जब नेट फील्ड की बात करेंगे तो ये जो पार्टिकल है कैपिटल M मास का, इसका भी फील्ड सेल के अंदर आएगा। तो इन दिस केस सेल के अंदर फील्ड तो 0 नहीं है, और फील्ड 0 नहीं है, पोटेंशियल क्या होगी, पोटेंशियल सेल के अंदर किसी भी जगह पे पोटेंशियल की आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू सेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस मास। तो शेल के अंदर यहां पे क्या होगा, नाइदर फील्ड 0 होगी नॉर द पोटेंशियल विल बी 0, विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि अ स्फेरिकल यूनिफॉर्म प्लैनेट इज रोटेटिंग अबाउट इज एक्सिस। एक यूनिफॉर्म प्लैनेट है, स्फेरिकल है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटर इज v, कैपिटल V। तो कैपिटल V इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर। तो चलो मान लेते हैं कि ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो v क्या होगा, तो v इज नथिंग बट ओमेगा टाइम्स r, ये हो गया v ना। अभी क्या लिखेंगे कि दिस इज द वेलोसिटी, आगे क्या दिया हुआ है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अ प्लैनेट अबाउट इट्स एक्सिस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g एट द इक्वेटर इज हाफ ऑफ स्मॉल g एट द पोल्स। मीनिंग भाई रोटेशन होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है, तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन वो क्या हो जाती है, पोल पे जितना है उसका हाफ हो जाती है। नाउ क्या होगा भाई, पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लिखेंगे, g कैपिटल M डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये लिखेंगे हम पोल पे। और इक्वेटर पे क्या लिखेंगे, इक्वेटर पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, पोल का जो वैल्यू है उसका हाफ इक्वेटर पे है, और इक्वेटर पे हम क्या लिखते हैं, g कैपिटल M बाई r स्क्वायर, ये तो हो गया ड्यू टू द मास अट्रैक्शन माइनस ऑफ ड्यू टू द रोटेशन। तो ड्यू टू रोटेशन माइनस आइदर ओमेगा स्क्वायर r लिखो और v स्क्वायर बाई r लिख दो, तो v स्क्वायर बाई r ये हो गया ऐसे ना। ध्यान से देखो, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि v स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू दिस साइड की g कैपिटल M डिवाइडेड बाई ट्वाइस r स्क्वायर, और I can write v equals to root over of g capital M divided by twice r. Now pay attention. Can I write it like this? ध्यान से देखो, स्केप वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, स्केप वेलोसिटी आपकी होती है रूट ओवर ऑफ ट्वाइस g m by r, ये स्केप वेलोसिटी होती है। And this can also be written as 2 times root over of
gm/2r। ध्यान से देखो, 2 अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, 4/2 2। नाउ सो वी ई इज नथिंग बट 2 टाइम्स, और ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट एट द प्लैनेट्स इक्वेटर। तो escape velocity is nothing but twice of velocity of a point at the equator. This is your answer, option number A. Now question number 7 में दिया हुआ है कि 2 planets A and B have same density। 2 planet हैं जिनका density same है, लेकिन radius of A is twice of B. Then the ratio of escape velocity VA/VB is। Now तो सबसे पहले escape velocity क्या होती है देखते हैं। V escape velocity equal to रूट ओवर ऑफ G टाइम्स मास। मास क्या होता है, वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी। तो 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स रो, और 2 टाइम्स होता है, तो 2 टाइम्स G टाइम्स मास डिवाइडेड बाई रेडियस। तो क्या हो जाएगा, V escape velocity इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखो, r/r करोगे r² हो जाएगा, और डेंसिटी बाकी सारे तो कांस्टेंट हैं, तो कैन आई राइट सम कांस्टेंट k टाइम्स रेडियस अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। और सिंस दोनों प्लैनेट्स का डेंसिटी भी सेम है, कैन आई राइट डायरेक्टली कि v escape velocity इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो क्या लिखेंगे, 2 प्लैनेट हैं तो VA/VB विल बी इक्वल टू RA/RB। और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B, मीनिंग RA इज इक्वल टू 2 टाइम्स RB। तो यहाँ पे RA इक्वल टू 2 टाइम्स RB लिख दो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो escape velocity at A will be double of escape velocity at the surface of B। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, ये एक प्लैनेट है जिसका मास m रेडियस r है। प्लैनेट के डायमीटर के क्रॉस एक टनल है। अब यहाँ पे सरफेस पे एक हम बॉडी ड्रॉप करते हैं। अब ये क्या होगा, टनल के क्रॉस मूव करेगी। तो हमको ये बताना है कि एट द सेंटर ऑफ द प्लैनेट जो बॉडी है उसकी स्पीड कितनी है इन टर्म्स ऑफ escape velocity एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। नाउ इफ यू रिमेंबर, किसी भी यूनिफॉर्म स्फीयर के अंदर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से x डिस्टेंस पे इफ हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना हो तो क्या लिखते हैं, g टाइम्स कैपिटल M बाई r क्यूब टाइम्स x, where x is the distance from center. Now you know that कि acceleration को velocity के टर्म्स में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v dv/dx, where x आपका ये। Now ध्यान से देखो, कैन आई राइट, यहां से हमको शिफ्ट कर दें, क्या मिलेगा, gm/r³ मल्टीप्लाइड बाई x dx मस्ट बी इक्वल टू v dv। ऐसे अब आप इंटीग्रेट कर दो, क्या मिलेगा, gm/r³ x² लिमिट 0 से r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v² लिमिट 0 to b। ना ध्यान देखो, हमने डिवाइडेड बाई 2 यहाँ भी था, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ भी था, दोनों साइड में कैंसिल कर दिया। क्या मिल जाएगा, लिमिट करोगे r² डिवाइडेड बाई r³ है, कैंसिल हो जाएगा। तो gm/r इक्वल्स v²। सो v इक्वल्स रूट ओवर ऑफ gm/r, विच इज ऑल्सो इक्वल टू v इक्वल्स 1/√2 ऑफ रूट ओवर ऑफ 2gm/r। एंड रूट ओवर ऑफ 2gm/r क्या होता है, escape velocity एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट।
तो v कैन बी रिटन एज v escape velocity डिवाइडेड बाई √2। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि अ हॉलो स्फेरिकल शेल इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स रेडियस, देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर। नाउ जो हॉलो सेल होती हैं उनमें सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो सरफेस के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल होता है। और आपको पता है हॉलो सेल के केस में सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, -G डिवाइडेड बाई r, वेयर m इज द मास, r इज द रेडियस। तो ये हो गया। चलो लिख देते हैं यहाँ पे पोटेंशियल आपका P, या पोटेंशियल को कैपिटल V से लिखना चाहते हो तो वो लिख दो। नाउ रेडियस को आप हाफ कर रहे हो तो क्या करोगे, V डैश इक्वल्स टू -G डिवाइडेड बाई, जो R डैश होगा वो क्या होगा, R/2 हो जाएगा। मास तो आपका सेम रहेगा, तो R डैश इज नथिंग बट R/2, तो यहाँ पे ऐसे हो गया। नाउ ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स V। ना अब आपको ये देखने में लग सकता है कि सर ये तो डबल हो गया पोटेंशियल, बट पे अटेंशन, यहाँ पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू डबल करें तो आप क्या बोलोगे, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आपका मैग्नीट्यूड तो भले ही इंक्रीज हो रहा हो बट वो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो कि सपोज करो ये आपका इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि -4 है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। तो ये -4 है तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स -4 -8। तो आपकी वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है, आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। तो जब भी माइनस का क्वेश्चन आए तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि इफ माइनस में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो एक्चुअली में वो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि अ टनल इज कट एट एनी ओरिएंटेशन थ्रू द अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ के क्रॉस हमने एक टनल बनाई। अब वो टनल सेंटर से कितना दूर पे है, कैसे है, ये हमको नहीं पता, बस हमको ये पता है कि एक टनल ऐसे हमने बनाया, सेंटर से कितना दूर पे है वी डोंट नो। ना पूछ रहे हैं कि इफ अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द टनल देन द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच द अदर एंड ऑफ द टनल विल बी। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो लेट अस अज्यूम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द बॉल इज हियर and this is radius small r from the center of the earth, and let us assume कि टनल के सेंटर से वो x डिस्टेंस पे, कितने पे, x पे। नाउ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस बॉल हमको लिखना हो या एक्सेलरेशन लिखना हो बॉल का, तो हम क्या लिखेंगे, G स्मॉल r डिवाइडेड बाई r³ मल्टीप्लाइड बाई मास कर दो m। लेकिन ये जो फोर्स लगेगा ये किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। लेकिन सेंटर की तरफ ये है और टनल ऐसे है, तो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो काम नहीं करेगा, केवल टनल के पैरेलल कंपोनेंट काम करेगा। तो पैरेलल कंपोनेंट लिखना हो तो यहाँ पे क्या कर दें, इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस, ये टोटल फोर्स cos थीटा हमको चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा, दिस इज द टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखें, G बाई r² को हम स्मॉल g लिख सकते हैं। तो स्मॉल g टाइम्स m टाइम्स r स्मॉल r डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा ध्यान से देखो क्या होगा, x डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो cos थीटा इज x डिवाइडेड बाई स्मॉल r। Now if you pay attention, small r कैंसिल हो गया, this is equal to Gmx डिवाइडेड बाई R। This is proportional to x। जैसे जैसे आपका x कम होता जाएगा ये कम होता जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, ω²x, x से x को कैंसिल कर दो, क्या मिल गया, ओमेगा या m⍵²x, मास मास कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू √G/r। ये ऐसा। नाउ
तो ये ओमेगा आ गया। अब आपको पता है कि भाई ये एक्स के प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन आ रहा है, मीनिंग ये आपका क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो डिवाइडेड बाई ओमेगा कर दो, कैपिटल आर बाई जी। लेकिन हमको क्या चाहिए, टाइम पीरियड क्या है, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ये एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा, दूसरे एंड से वापस पहले एंड पे आ जाएगा, वो टाइम है। लेकिन हमको उतना नहीं बताना है, हमको क्या बताना है कि एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई ये तो क्या है, ये उसका डबल होगा। तो एक्चुअली जो हमको टाइम चाहिए वो क्या होगा, टाइम पीरियड का हाफ। तो क्या बताएंगे, पाई टाइम्स रूट ओवर ऑफ आर। आर की वैल्यू क्या लिखोगे, 6400 किलोमीटर्स। तो 6400 किलोमीटर्स, तो 64 मल्टीप्लाइड बाई 100 किलोमीटर्स है, तो 10⁵ मीटर, क्योंकि हमको एसआई यूनिट में लिखना है, डिवाइडेड बाई जी। जी की वैल्यू 10 लिख दो ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, 64 बाहर आ जाएगा 8 और 10⁴, तो 800 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे पाई। लेकिन ये जो टाइम है आपका क्या है, मिनट में है, इसको सॉरी ये टाइम आपका सेकंड में आएगा, आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाई 60 करना पड़ेगा। तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 42 मिनट्स आपकी वैल्यू आएगी, विच इज ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 42.3 मिनट्स। नाउ एक बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि अर्थ के सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे जितना भी हो, मीनिंग ये ओरिएंटेशन आपका चाहे जैसे हो, ये आपका ओरिएंटेशन मीनिंग चाहे वो इधर हो, चाहे ऐसे हो, चाहे कैसे चला जाए, चाहे जैसे भी आपका ओरिएंटेशन हो, दिस टाइम पीरियड 42.3 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, विच विल बी दैट टाइम पीरियड विल नॉट चेंज। ओरिएंटेशन आप चाहे जितना भी कर लो, वो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, ये एक स्टार है, नॉन रोटेटिंग स्टार है, वो जो कोलैप्स हो रहा है। कोलैप्स हो रहा है जब स्टार का अपना फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो कोलैप्स कर जाता है। इटसेल्फ फ्रॉम एन इनिशियल रेडियस r1, तो जो स्टार है उसका इनिशियल रेडियस ri है। अब ये पूछ रहा है कि जैसे स्टार कोलैप्स होगा उसका रेडियस कम होने लगेगा, बट मास चेंज नहीं होगा। तो मास चेंज नहीं होगा तो हमको ये बताना है कि आपका जो एक्सेलरेशन ऑन दिस सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द स्टार होगा, उसका ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस कैसे आएगा। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लिखते हैं वो सिंपली क्या लिखते हैं, जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। और सिंस रेडियस चेंज हो रहा है तो इसको स्मॉल r का स्क्वायर लिख दो। अब ध्यान देखो, स्टार कोलैप्स होगा उसका रेडियस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। रेडियस के कोलैप्स होता है तो रेडियस कम होने लगता है, लेकिन मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो भाई मास कांस्टेंट, रेडियस कम हो रहा है, तो ये आपका वैल्यू क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। आपके ब्लैक होल ऐसे ही बनते हैं, कोई बहुत बड़ा स्टार कोलैप्स हो जाता है तो ब्लैक होल फॉर्मेशन करता है। तो क्या होगा यहाँ पे, इफ हमको ग्राफ बनाना हो, ध्यान से देखो, इफ ये रेडियस हो गया, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, तो ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो इनिशियल रेडियस रहा होगा ri, और लेट अस अज्यूम कि इनिशियल रेडियस पे यहाँ पे आपका है एक्सेलरेशन सरफेस पे। अब जैसे ही स्टार कोलैप्स होगा, रेडियस कम होने लगा, मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होने लगेगा, क्वाड्रेटिक में बढ़ने लगेगा। तो ये आपका ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे रेडियस कम होगा वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ये कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक वो एकदम कोलैप्स ना हो जाए। तो आपका ये ग्राफ में ऑप्शन दिया हुआ है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पैराग्राफ में आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, देखते हैं पैराग्राफ क्या दिया हुआ है। पैराग्राफ में ये लिखा है कि 2 यूनिफॉर्म स्फेरिकल स्टार्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, उनकी डेंसिटी सेम है, हैव रेडियाई
कैपिटल आर एंड ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, मास ऑफ स्मॉलर प्लैनेट इज m। तो भाई जिसका रेडियस r है उसका मास स्मॉल m है, और जो बड़ा स्टार है उसका रेडियस ट्वाइस r है। तो रेडियस ट्वाइस r है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, और वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा, डेंसिटी सेम है तो मास भी 8 टाइम्स हो जाएगा। दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। बहुत दूर दूर है, तो बहुत दूर होने का क्या मतलब कि उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटी द कोलिजन बिटवीन द स्टार्स इज इनइलास्टिक विथ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एज 1/2। नाउ तो सबसे पहले बताना है हमको कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन इज। तो चलो मान लेते हैं क्या होगा कि एक स्टार बहुत दूर दूर है, तो जब वेरी फार होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और जब वो कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये कोलाइड किया, ये एक रेडियस r, बिगर रेडियस 2r, तो जब कोलाइड करेंगे तो अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब आप जीरो मत बोल देना क्योंकि रेडियस जीरो हो गया, रेडियस जीरो नहीं हुआ, यहाँ पे कोलिजन हुआ, सरफेस के बीच का सेपरेशन जीरो हुआ, बट अभी भी उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें तो क्या लिखें, ध्यान से देखो कि माइनस जी स्मॉल m 8 टाइम्स m डिवाइडेड बाई सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस 2r, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द टाइम ऑफ कोलिजन प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली क्या था, वेरी फार डिस्टेंस, और वेरी फार डिस्टेंस पे काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। तो यहां से हम ये लिख दें कि काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन कितनी होगी, 8g(m² डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स r। दिस वाज द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ध्यान से देखो, बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये मास m है और ये मास 8 टाइम्स m है। तो भाई म्यूचुअल ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहे हैं, तो म्यूचुअल ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहे हैं तो आपका मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए, तो स्मॉल मास और 8 टाइम्स m, तो इसकी वेलोसिटी हम 8 टाइम्स u लिख दें और इसकी वेलोसिटी u लिख दें। देखो ये 8mu हो जाएगा, ये भी 8mu हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, टोटल मोमेंटम जीरो। नाउ अब जब ये कोलाइड करेंगे तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अभी भी क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो क्या होना चाहिए, वो आपका 1/2 दिया हुआ है। मीनिंग कि जो सेपरेशन है वो अप्रोच का क्या होगा, हाफ होगा। मेरा अप्रोच अभी कितना है, 8u और u 9u, तो सेपरेशन किससे होगा, 9u/2 से। तो आफ्टर सेपरेशन देखोगे आपका ऐसे आ जाएगा, ये जो m है ये 4u से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो 8m है वो आपका u/2 से इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो 4mu, अभी भी आपका टोटल मोमेंटम जीरो, और अभी भी आपका रेस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, 4u प्लस u/2 विच इज 9u/2, और यहाँ क्या है 9, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 हो गया, और आपका ये हो गया। नाउ अब ध्यान से देखो, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो स्पीड है, दोनों स्टार्स की स्पीड क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। एंड इफ स्पीड हाफ हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो स्पीड हाफ हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। तो बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनल कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी थी, तो फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बिफोर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी के 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख दें कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू
1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। क्यों? क्योंकि भाई दोनों स्टार्स की स्पीड हाफ हो गई, तो दोनों की स्पीड हाफ हो गई तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या है, ये इसका 1/4 कर दो, तो 1/4 कर दिया हमने, क्या मिल गया, ट्वाइस Gm² डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स R। ये आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम जस्ट आफ्टर। ध्यान देना, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये कब है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी दिस। इस क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्या होगी, वो सब करने की जरूरत नहीं है, आपको इंडिविजुअल निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस ये इसमें देखना है कि इनिशियली बिफोर कोलिजन इतना था, स्पीड आपकी हाफ हो जाएगी, तो आफ्टर कोलिजन ये हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन, जो सेम पैराग्राफ में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स आफ्टर देयर फर्स्ट कोलिजन। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा। ना ध्यान से देखो, जो कोलिजन हुआ उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इतनी बची है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी है। क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जस्ट आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी ये कितना है, -G8m² डिवाइडेड बाई 3R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। बिफोर, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, पोटेंशियल एनर्जी आपकी यही है ना। ध्यान से देखो क्या होगा कि भाई जस्ट आफ्टर कोलिजन जो भी आपकी टोटल एनर्जी हो, अब भाई आफ्टर कोलिजन दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगा सकते हो, क्या लगाओगे, देखो जस्ट आफ्टर द कोलिजन टोटल एनर्जी कितनी है, ट्वाइस Gm² डिवाइडेड बाई 3R माइनस 8Gm² बाई 3R। दिस मस्ट बी इक्वल टू, भाई क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे धीरे धीरे उनकी स्पीड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, -G8m² डिवाइडेड बाई, लेट अस अज्यूम कि एट दैट टाइम डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज हाउ मच, स्मॉल r। नाउ तो ध्यान से देखो, Gm² कैंसिल, क्या बचेगा, 2/3R माइनस 8/3R, तो -6 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स R इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई R। क्या मिलेगा यहाँ मिलेगा -2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल r इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल R। मीनिंग कि आफ्टर कोलिजन दोनों जब एक दूसरे से दूर जा रहे थे, तो कब जाके उनकी स्पीड 0 हो जाएगी, जब उनके बीच में सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए, 4R हो जाए। मीनिंग जस्ट आफ्टर द कोलिजन 3R डिस्टेंस था, वो 3R से बढ़ के 4R पे हो जाएगा, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इतने पे पहुंचने के बाद क्या होगा, वो वापस से एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे, फिर से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगने लगेगा। तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन। फर्स्ट कोलिजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार कोलिजन हुआ, मैक्सिमम पहुंचे, फिर पास में आएंगे, फिर कोलिजन होगा, फिर आपकी एनर्जी लॉस होगी, फिर दूर जाएंगे, फिर कोलिजन होगा, और ये चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके 4 ऑप्शन हैं। ये 4 स्क्वायर हैं और हर स्क्वायर के ऑल द 4 कॉर्नर्स पे कोई मास रखा हुआ है और उनके सेंटर पे एक मास रखा हुआ है। अब हमको ये बताना है कि किस स्क्वायर में सेंटर वाले मास पे फोर्स ज़्यादा है, किस में कम है, किस में इक्वल है, वो बताना है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट स्क्वायर देखते हैं, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स देखते हैं। तो ये 5m, ये 5m, दोनों क्या करेंगे, इसको पुल करने की कोशिश करेंगे सेम फोर्स से। तो ये दोनों 5m अपने फोर्स को क्या कर देंगे, एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देंगे। जो नेट फोर्स होगा किधर होगा, 3m² दिस डायरेक्शन, m² दिस डायरेक्शन। तो नेट फोर्स ऑन द सेंटर मास Fa विल बी
g 3m² दिस डायरेक्शन, g m² दिस डायरेक्शन, और स्क्वायर का साइड मान लेते हैं कि a है, तो स्क्वायर का साइड a है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/√2। तो यहाँ पे क्या लिख दें, g टाइम्स 3m² माइनस m², तो क्या हो जाएगा 2m²। तो g टाइम्स 2m² डिवाइडेड बाई a/√2 का स्क्वायर, तो a/√2 का स्क्वायर करोगे तो a² डिवाइडेड बाई 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 ऊपर हो गया, ये हो गया FA। FB देखो, FB क्या आएगा, 2m दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देंगे, तो यहां भी क्या बच जाएगा, ट्वाइस gm² डिवाइडेड बाई a² 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई a², ये भी हो गया सेम चीज। इधर देखो क्या आएगा, f(c) 5m एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देंगे, बचेगा 6 - 2 4, तो 4gm² डिवाइडेड बाई a² 2, a²/2। सेम वे में डी में देखें, सेंटर मास पे क्या फोर्स लगेगा, FD 2m डायगोनली अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 3 × 6m² 2m², 4m², तो 4gm² डिवाइडेड बाई a² 2। अब ध्यान से देखो, f(a) और f(b) क्या है, सेम है, चाहे फर्स्ट स्क्वायर हो चाहे सेकंड स्क्वायर हो, दोनों में सेंटर मास पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस डायरेक्शन। तो हम क्या बोलते हैं, f(a) = f(b)। सेम वे में यहां पे f(c) = f(d), एंड कौन सा ज्यादा है, ध्यान से देखो, ये 4gm² है और ये 2gm² है, तो हम ये लिख सकते हैं f(a) = f(b) विच इज स्मॉलर देन f(c) विच इज इक्वल टू f(d)। ये आपका आंसर हो गया। तो दिस वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि चाहे यहाँ पे 5m हो चाहे 2m हो, सिंस डायमेट्रिकली अपोजिट, ये डायगोनली, डायमीटर नहीं डायगोनली अपोजिट जो आपके 5m है चाहे 2m है, दोनों एक दूसरे के फोर्स को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे चाहे आप 5m रखो चाहे 2m रखो चाहे एनी मास रखो, इसका मास पे कोई भी नेट फोर्स नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। सैटेलाइट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर्स, भाई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, ग्रेविटेशन। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि भाई बचपन में क्या करते हैं, धागे में पत्थर बांध लेते हैं और पत्थर बांध के घुमाते हैं और अचानक से छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जो पत्थर है आपका जो सर्कुलर पाथ रहा होगा उसके टेंजेंशियल जाता है। ये जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल है, अचानक से आपने स्ट्रिंग को काट दिया तो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल फ्लाई अवे कर जाएगा। वही काम आपका यहाँ पे भी होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, अचानक से ग्रेविटी क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। तो आपका सैटेलाइट क्या होगा, सैटेलाइट विल मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट विद द वेलोसिटी v। ये उसकी ओरिजिनल ऑर्बिट है, अचानक से आपका ग्रेविटी डिसअपियर, तो क्या होगा, सैटेलाइट जो ओरिजिनल ऑर्बिट है उसके टेंजेंशियल मूव करते हुए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बट इन अ डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। ऑर्बिट तो जियो स्टेशनरी है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। अर्थ का डायरेक्शन क्या किधर होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो क्या बोलेंगे कि टाइम पीरियड इन अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, 24 आवर्स होता है, और टाइम पीरियड को आप 2π/ω बोलोगे। तो यहाँ पे ओमेगा क्या लिख सकते हो, ओमेगा इज नथिंग बट π/12। नाउ सैटेलाइट का ओमेगा π/12 है, वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। अर्थ भी 24 आवर्स लेते हैं लेकिन वो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज नथिंग बट π/12, बट ये क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट। एंड ये क्या होगा,
ईस्ट टू वेस्ट। नाउ अभी हम क्या बोलेंगे कि सिंस दोनों सैटेलाइट आपका ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, अर्थ आपका वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा आर, ये आप क्या लिख सकते हो, दोनों को ऐड कर दो, π/6 π/12 प्लस π/12 π/6 ना। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी π/6 हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि द टाइम इंटरवल बिटवीन इट्स सक्सेसिव पासिंग अबाउट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर, एक इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर एक पॉइंट है, उसके एक t=0 पे क्रॉस किया, दोबारा कब क्रॉस करेंगे, तो दोबारा आप कब क्रॉस करोगे, t' आपका क्या हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा आर, तो 2π डिवाइडेड बाई π/6, तो पाई से पाई कैंसिल, आपका क्या हो जाएगा 12 आवर्स। मीनिंग इक्वेटर पे समझ लो कोई एक पॉइंट है, वहाँ से आपका एक t=0 पे सैटेलाइट क्रॉस किया, दोबारा कब क्रॉस करेगा 12 घंटे बाद। एंड इफ आपका ऐसे सपोज करो कि सैटेलाइट भी आपका वेस्ट टू ईस्ट जा रहा होता, तो भाई सैटेलाइट और अर्थ दोनों का स्पीड क्या है, सेम है, तो वो हमेशा उस पॉइंट के ऊपर ही रहेगा, कभी उससे आगे नहीं जाएगा, कभी उससे पीछे नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है 2 पॉइंट masses of mass 4m and small m are separated by a total distance d are revolving under mutual force of attraction, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन म्यूचुअल है। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज विल बी, उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बताना है। ना आपको पता है कि बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड वो रोटेट करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करेंगे तो 4m जो मास है उसका रेडियस d/5 हो जाएगा, जो m मास है उसका रेडियस 4d/5 हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो देखो क्या लिखें कि 4m टाइम्स इसकी स्पीड चलो कैपिटल वी लिख देते हैं, तो 4mv² डिवाइडेड बाई r4, इसका रेडियस, दैट मस्ट बी इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स सेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज वो प्रोवाइड कैसे हो रहा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो भाई ये दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो 4mv² बाई r4 m टाइम्स u² बाई r1। नाउ r4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, d/5, तो 4m v² d/5 इक्वल m u² r1 क्या है 4d/5, तो d/5 कैंसिल, क्या मिल गया हमको 4m टाइम्स v² इज इक्वल टू m u² बाई 4। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², दोनों तरफ हाफ कर दो, क्या मिलेगा, हाफ 4m v² इक्वल टू हाफ m u² इंटू 1/4। अब हमें क्या पूछना है, हमें बताना है रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, 4m मास और m मास के काइनेटिक एनर्जी में रेशियो। तो देखो डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4m एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ m, उनका रेशियो चाहिए हमको। तो क्या लिखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4m डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ m विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 1/4। तो दोनों के रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस। इससे आपको क्या पता चलता है, ध्यान से देखो, जो 4m मास है उसका काइनेटिक एनर्जी कम है, जो स्मॉलर मास है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट चॉइसेस। द ग्रेविटेशनल फील्ड, फर्स्ट चॉइस ऑप्शन नंबर 1, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल कैविटी विदिन अ स्फेरिकल प्लैनेट मस्ट बी नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। नाउ ध्यान से देखो, जो कैविटी की बात हो रही है
ये प्लैनेट है। अब यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, देखते हैं। तो लेट अस सपोज कैविटी आपका सेंटर से अलग है, तो ऐसे में ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का तरीका आपको पता है कि पूरे का फील्ड माइनस मास वो आता है। तो यहां पे तो नॉन जीरो होगा और यूनिफॉर्म होगा। बट इफ यही कैविटी आपका सेंटर पे आ जाए, एकदम सेंटर, कि कैविटी का सेंटर और आपके प्लैनेट का सेंटर सेम हो, तब ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपका इफ कैविटी एट द सेंटर है, एग्जैक्ट सेंटर पे है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द कैविटी जीरो होती है। सो इन दैट केस हम ये नहीं बोल सकते कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल कैविटी विद इन ए स्फेरिकल प्लैनेट मस्ट बी जीरो, मस्ट नॉट बी जीरो। यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे नॉन जीरो होगा। तो आपका ये मस्ट बी नॉन जीरो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एट एन एप्रिशिएबल लार्ज हाइट, मतलब एप्रिशिएबल लार्ज हाइट अबव द अर्थ, अर्थ से ऊपर। क्या करते हो आप, कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो कि सर ये अर्थ है, इससे h हाइट पे हमने यहाँ पे u स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा। तो अब ये है कि ये जो h है दिस इज कंपेरेबल टू रेडियस, h इज नॉट वेरी वेरी स्मॉल देन रेडियस। तो अब ये बोल रहे हैं कि विथ अ वेलोसिटी लेस देन फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब ये u इतना ज़्यादा नहीं है कि ये जो बॉडी है आपकी अर्थ में सर्कुलर ऑर्बिट करने लगे, इतना ज़्यादा u नहीं है। तो क्या होगा, इट विल फॉल टू द अर्थ अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। नाउ आपको पता है कि पैराबोला पाथ होने के लिए क्या होना चाहिए, लेट अस अज्यूम कि हाइट y है और x है। तो इफ h हाइट से आप करो और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट हो तो आप क्या बोलते हो, g/2t² y इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू u टाइम्स t, ऐसा। अब आप बोल सकते हो कि सर y इक्वल टू g/2 x²/u², तो y इज इक्वल टू, ये आपका पैराबोला के फॉर्म में है। बट इफ ये हाइट जो है वो अप्रिशिएबल हो जाए, अप्रिशिएबल हो जाए मतलब जो h है वो रेडियस के कंपेरेबल है। जो h रेडियस के कंपेरेबल है तो जो हमने यहाँ पे g लिया था वो कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, एंड सिंस g कांस्टेंट नहीं रह जाएगा तो जो पाथ फॉलो होगा वो पैराबोलिक पाथ नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, अ बॉडी ऑफ जीरो टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्लेस्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इफ इट इज ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ फील्ड इट विल स्केप द फील्ड। चलो देखते हैं भाई क्या है। तो चलो ये आपका बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ना। अब ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी तो इट इज ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द फील्ड। भाई देखो ये बॉडी है, इसकी वजह से चारों तरफ फील्ड आएगी। अब एक यहां पे हमने पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इन्होंने दे रखा है कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, मीनिंग काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज जीरो, बट द बॉडी इज ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द फील्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, बॉडी इज ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द फील्ड। तो बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, दिस डायरेक्शन। तो भाई टोटल एनर्जी तो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी देयर विच विल बी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई बॉडी तब तक ट्रेवल करती रहेगी जब तक उसका काइनेटिक एनर्जी क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो बॉडी को ट्रेवल कराते रहो, कब तक कराते रहो, जब तक एट अ डिस्टेंस r उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, kr मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एंड सिंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो क्या है, जीरो है, तो kr इज जीरो, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, व्हेन काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो जीरो। लेकिन हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स
जीरो कब होता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होता है? इन्फिनिटी पे जीरो होता है। मीनिंग कि ये बॉडी तब तक ट्रेवल करती रहेगी जब तक वो इन्फिनिटी पे ना पहुंच जाए या स्केप ना कर जाए। तो सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि द बॉडी विल स्केप, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m इनिशियली एट रेस्ट ऑन द अर्थ is launched into a circular orbit at a height equal to radius of the earth। देखते हैं, the minimum energy required is, तो चलो भाई सैटेलाइट का मास m है, इनिशियली एट रेस्ट है, कहां पे है? अर्थ पे है। अब ये लॉन्च हो रहा है, कहां पे लॉन्च हो रहा है? लॉन्च इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो भाई रेडियस ऑफ द अर्थ जब जाएंगे तो देखो क्या होगा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस डेल्टा एनर्जी, सम एनर्जी आपने सैटेलाइट को क्या की? सप्लाई की। भाई रॉकेट ऊपर जा रहा है तो क्या होता है? एनर्जी सप्लाई होती है, फ्यूल बर्न होता है। तो डेल्टा ई मस्ट बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल या टोटल एनर्जी फाइनल। नाउ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई, भाई सरफेस पे रखा हुआ है तो रेडियस ऑफ द अर्थ, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है एंड प्लस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी या डेल्टा एनर्जी जो आपने सप्लाई की सैटेलाइट को, दिस इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो टोटल फाइनल एनर्जी ध्यान से देखो, जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है वो कितने हाइट पे है? सरफेस से रेडियस के इक्वल हाइट पे है। तो सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा? सेंटर से उसका रेडियस कितना होगा? ट्वाइस आर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रेडियस, ये तो हो गया क्या? टोटल एनर्जी, ये हो गया टोटल एनर्जी। और रेडियस की जहां पे क्या लिख दें? ट्वाइस ऑफ आर। तो ये हो गया आपका टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट अ रेडियस ट्वाइस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ तो यहां ध्यान से देखो, डेल्टा ई हमको निकालना है, तो एनर्जी सप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू, उस साइड ले जाओ, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर 1 माइनस 1/4, ऐसा। तो ये आपका क्या गया? ध्यान से देखो 3/4। अब ध्यान से देखो, आपका जो आंसर दिया हुआ है वो स्मॉल जी के फॉर्म में दिया हुआ है, और स्मॉल जी क्या होता है? जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे कि जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम टाइम्स आर। ध्यान से देखो, वही चीज़ है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज स्मॉल जी, तो आपका हो गया 3/4 mg r। दिस इज द एनर्जी। आपको सैटेलाइट को इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा, और वो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होगा? ट्वाइस आर, और सरफेस से हाइट कितना होगा? आर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ये ग्राफ बना हुआ है, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेडियस और एनर्जी वर्सेस ग्राफ है। क्या है? फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद द ऑर्बिट रेडियस ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर प्लैनेटरी मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट के अराउंड सर्कुलर मोशन में जा रहा है, और रेडियस के हिसाब से आपकी एनर्जीज दी हुई हैं। कौन सी एनर्जी क्या है ये हमको पता नहीं है। आपको क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, और टोटल एनर्जी होता है। तो इनमें से कौन सा क्या है, यही हमको आइडेंटिफाई करना है। तो चलो देखते हैं। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखते हो? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय रेडियस, ये पोटेंशियल एनर्जी है। टोटल एनर्जी क्या लिखते हो? टोटल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर। एंड इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये ना अभी ध्यान से देखो,
कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो बी और सी काइनेटिक एनर्जी तो नहीं हो सकते। ए आपका काइनेटिक एनर्जी है, ये बात पक्की है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ए ही पॉजिटिव है, बाकी दोनों निगेटिव हैं, और काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी निगेटिव। चलो अब पोटेंशियल और टोटल में ध्यान देखना है। नाउ पे अटेंशन। फॉर अ गिवन रेडियस, फॉर अ गिवन रेडियस, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड दोनों माइनस है, लेकिन एक गिवन रेडियस के लिए मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? ध्यान से देखो यहां पे, यहां देखो, ये आपका मैग्नीट्यूड केवल हम देखें तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम है। तो फॉर अ गिवन रेडियस जिसका माइनस में मैग्नीट्यूड ज्यादा हो वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और जिसका माइनस में मैग्नीट्यूड कम हो वो आपकी टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? यहाँ पे देखो एक आर ले लें, उसके लिए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? बी कर्व का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ये बी आपका क्या हो गया? बी आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और सी आपका हो गया टोटल एनर्जी। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। ए इज काइनेटिक, बी इज पोटेंशियल, एंड सी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो दैट इज द आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, when a satellite moves around the earth in a certain orbit, the quantity which remains constant is। now अब हमको देखना है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। चलो भाई एक क्या लेते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट ले लेते हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सबसे पहला दिया है एंगुलर वेलोसिटी। क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? नहीं। जब आप पास में आते हो तो एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट होती है, दूर होते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज होती है। दूसरी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। भाई आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती रहती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है। तो क्या आपका चेंज नहीं होता? आपने पढ़ा है केपलर्स लॉ में क्या होता है कि एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी क्या होती है भाई? एरियल वेलोसिटी होती है कि आपने पढ़ा हो कि इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो केपलर्स लॉ में क्या है कि भाई जब आप इलिप्टिकल ऑर्बिट में किसी भी प्लैनेट के अराउंड जा रहे हो, या अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रहा है, तो आप कोई भी इक्वल टाइम ले लो, चाहे एक महीने का 30 डेज का टाइम ले लो। अब चाहे वो विंटर में 30 डेज हो, चाहे समर में 30 डेज हो, चाहे ऑटम में हो, चाहे जहां भी हो, तो एनी 30 डेज के अंदर अर्थ सन को फोकस मान के कितना एरिया कवर करेगी, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। तो क्या हम बोलते हैं कि एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ सैटेलाइट ऑफ मास 5 times m ऑर्बिट्स द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एक सैटेलाइट है जिसका मास 5 times कैपिटल M है, वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है। एट वन पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट द सैटेलाइट एक्सप्लोड्स इनटू 2 pieces, वन ऑफ मास m, ये आपका एक्सप्लोड हो जाता है, वन ऑफ मास m एंड अदर ऑफ मास 4 times m। After the explosion, the mass m ends up traveling in the same circular orbit but in the opposite direction। तो ये जो m है इसका क्या होता है? सपोज करो ये प्लैनेट आपका छोटा सा पॉइंट साइज मान लेते हैं, इसके अराउंड आप सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहे हो, और अब पहले आपकी स्पीड ऐसे थी, और जब ये ब्रेक हो गया सैटेलाइट 2 पार्ट में, तो जो स्मॉल, ये जो कैपिटल M1 हुआ, ये आपका सेम ऑर्बिट में, सेम सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है, लेकिन क्या हो गया? उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। पहले दिस डायरेक्शन में था, अब दिस डायरेक्शन में, ऐसे ना। तो आफ्टर द एक्सप्लोजन 4m मास का क्या होगा? तो चलो देखते हैं। तो भाई आपको पता है कि जब एक्सप्लोजन होता है तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन हमारा मोमेंटम अभी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम कि स्पीड आपकी v है, तो 5m times v एंड दिस विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो ये जो m है वो
अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एम वी प्लस, ये 4m किस स्पीड से जा रहा है हमको पता नहीं है, तो लेट अस अज्यूम दैट टू बी v डैश, तो प्लस 4m v डैश, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 4m v डैश इक्वल टू 6m v। ऐसा मास से मास कैंसिल हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू 3v/2, मीनिंग कि आफ्टर द एक्सप्लोजन जो स्मॉलर ये एक m है वो सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और जो 4m है वो 3 टाइम्स स्पीड से सामने के डायरेक्शन में जाएगा। नाउ पे अटेंशन, यहां पे ध्यान से देखो कि किसी भी सैटेलाइट के लिए आपकी जो स्पीड होती है, एनर्जी होती है, आप क्या लिखते हो, हाफ mv², ये एनर्जी, ये इक्वल टू होता है g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो v क्या होता है, v आपका रूट ओवर ऑफ g/r होता है, और आपको पता है कि फॉर एनी रेडियस जो स्केप वेलोसिटी होती है, स्केप वेलोसिटी वो क्या होती है, वो आपकी होती है रूट ओवर ऑफ 2gm/r, मीनिंग I can write escape velocity is nothing but रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से जा रहे हो उसका रूट 2 टाइम्स होता, तो आप क्या करते, स्केप हो जाते। अब ध्यान देखो, ये जो 4m मास है इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए वेलोसिटी आपका हो गया है 1.5 टाइम्स, लेकिन आपको चाहिए कितना स्केप करने के लिए, रूट 2 टाइम्स, और रूट 2 टाइम्स क्या होता है 1.4 अप्रॉक्सीमेटली। तो भाई इसमें क्या हुआ कि आपको स्केप करने के लिए जितनी स्पीड चाहिए थी 4m को, उसकी स्पीड उससे क्या है, स्लाइटली ग्रेटर है। तो आपका ये जो 4m है ये क्या हो जाएगा, ये अब फ्री है, अब इसकी टोटल एनर्जी क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है, टोटल एनर्जी इज नो लॉन्गर निगेटिव। तो सिंस इसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो गई है, अब ये क्या है, ये आपका प्लैनेट के अट्रैक्शन से क्या हो जाए, रिलीज हो सकता है, फ्री हो सकता है, अब ये स्केप कर सकता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है कि द आफ्टर द एक्सप्लोजन द मास 4m इज अनबाउंड। अनबाउंड का मतलब इट इज नो लॉन्गर अटैच्ड या इट इज नो लॉन्गर अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट, नाउ इट कैन मूव अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 23 में दिया हुआ कि सैटेलाइट कैन बी इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द अर्थ at a distance r, small r, from the center. If the angular velocity of the earth about its axis is doubled, angular velocity को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया. A satellite can now be in a geostationary orbit around the earth in which radius orbit. तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है कि आपको पता है कि टाइम पीरियड is t square is proportional to r cube, करेक्ट। तो ध्यान से देखो, पहले जब आपका अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है, तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है 24 आवर्स, और अर्थ का 24 आवर्स होगा तो सैटेलाइट का भी क्या होगा 24 आवर्स ही होगा, जियो स्टेशनरी का यही मतलब होता है। नाउ इफ हम ओमेगा को क्या करें, डबल कर दें, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल, तो ओमेगा को ट्वाइस ओमेगा कर दो, तो ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये भाई 12 आवर्स हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 12 आवर्स, ओमेगा डबल, टाइम पीरियड हाफ, 1 सर्कल जाने में। तो यहां पे हम क्या लिखें कि t डैश स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r डैश क्यूब, ऐसा। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो t यहां पे 24 है, t डैश आपका 12 है, तो 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू r क्यूब डिवाइडेड बाई r डैश क्यूब। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका ये ध्यान से देखो, r क्यूब डिवाइडेड बाई r डैश क्यूब इज इक्वल टू यहां पे 2 स्क्वायर, तो यहां पे आपका क्या आ गया, r डैश इक्वल
r डिवाइडेड बाई 4⁻⁴ मीनिंग ऐसा। तो यहाँ पे आपका क्या है कि इफ एक्सिस पे अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था वो क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई 4⁻⁴ डिस्टेंस पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अ प्लैनेट ऑफ मास स्मॉल m इज इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन, और सन का मास कैपिटल M दिया हुआ है, विद एन ऑर्बिटल पीरियड t इफ कैपिटल A बी द एरिया ऑफ द ऑर्बिट। तो टाइम पीरियड t है, कैपिटल A इज द एरिया ऑफ द ऑर्बिट है, प्लैनेट का मास m है, सन का मास कैपिटल M है, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी। तो भाई आपको पता है कि केपलर्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट एंड डिफरेंशिएटिंग एरिया विथ रिस्पेक्ट टू t, ये होता है। तो भाई यहाँ पे एरिया A है, टाइम पीरियड t है, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो कि L इज इक्वल टू ट्वाइस m एरिया डिवाइडेड बाई t। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 जो हैं वो आपके एक पैराग्राफ के बेसिस पे है। पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि द फिगर शोज द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट P अराउंड द सन, यहाँ पे आपका सन है, AB एंड CD आर माइनर एंड मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। अब 25th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। 25th क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ T1 इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू ट्रेवल अलोंग ACB, यहाँ से चल के यहाँ से होते हुए यहाँ तक आने में T1 टाइम लगा, एंड T2 इज द टाइम टेकन अलोंग BDA, B से D, D से A। अब आपको ये दिख सकता है कि सर ये डिस्टेंस सेम है तो टाइम टेकन भी सेम होगा, ऐसी बात नहीं। आपको ये याद रखना है कि इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो ध्यान देखो, सन को सेंटर मान के हम यहाँ पे ऐसे एरिया बनाए, दिस एरिया, ये पूरा एरिया, तो ये T1 का एरिया हो गया, T1 में इतना एरिया कवर किया, और जो रिमेनिंग है वो किस में कवर किया, T2 में कवर किया। तो आपको कौन सा एरिया ज़्यादा दिख रहा है, दिस एरिया इज ग्रेटर देन दिस एरिया। तो भाई जितना ज़्यादा एरिया कवर हुआ है उतना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि T1 विल बी ग्रेटर देन T2 आपका, इवन दो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम, द टाइम टेकन इज नॉट सेम। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 कि इफ U इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड K इज द काइनेटिक एनर्जी, देन मॉड U इज ग्रेटर देन मॉड K एट व्हाट पॉइंट्स। तो भाई देखो, टोटल एनर्जी क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है। आप ये ध्यान याद कर लो कि भाई किसी भी ऑर्बिट में, चाहे इलिप्टिकल ऑर्बिट हो चाहे सर्कुलर ऑर्बिट हो, इफ वो आपका ऑर्बिट में सर्कुलर में चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर हो चाहे इलिप्टिकल हो, देन टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। एंड टोटल एनर्जी हमारा क्या होता है, U प्लस K, एंड K तो कभी भी क्या होता है, K इज नेवर नेगेटिव, K इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो भाई इफ U प्लस K इज लेस देन 0 एंड K क्या है, K तो आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, U इज लेस देन माइनस K। ना ध्यान देखो, नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है, नेगेटिव में कम होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, मॉड U विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन मॉड K। तो आपका K को तो काइनेटिक एनर्जी है, उसको मॉड लेने की आपको जरूरत ही नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सैटेलाइट A and B are orbiting around the earth in orbits of radius r and 4 times r. The ratio of their aerial velocity, एरियल वेलोसिटी क्या होता है, एरियल वेलोसिटी का मतलब ये नहीं जो हवा में चल रहा है, नहीं, एरियल वेलोसिटी मीनिंग एरिया कवर करने की स्पीड, रेट ऑफ कवरिंग एरिया। तो क्या होगा,
ध्यान से देखो, एरियल वेलोसिटी हम ये लिख सकते हैं कि एरिया कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ऐसा। ध्यान से देखो, एरिया कवर्ड क्या लिखोगे भाई, एरिया कवर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पे 4। अब जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट भाई कितना एरिया कवर करेगा, एक पूरा सर्कुलर ऑर्बिट, वन कंप्लीट ऑर्बिट, तो एक सर्कल में कितना एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई टाइम्स आर स्क्वायर, ये एरिया कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और टाइम टेकन क्या होता है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। अब यहां पे क्या होगा, ये पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा v टाइम्स आर डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका एरियल वेलोसिटी। नाउ आपको पता है कि कोई भी सैटेलाइट जब आर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा हो तो उसका स्पीड हम कितना लिखते हैं, स्पीड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर। वो वैल्यू हम यहां पुट कर दें, क्या मिलेगा, आर बाई 2 अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट ओवर ऑफ जी एम आर। नाउ ध्यान से देखो, अब ये जो सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग, सैटेलाइट्स ए एंड बी आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन आवर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एंड 4r रेस्पेक्टिवली। नाउ तो भाई ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये मास तो प्लैनेट का है, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो हम क्या लिखें, सैटेलाइट ए का जो फर्स्ट सैटेलाइट है, तो एरिया बाई टी, फर्स्ट सैटेलाइट के लिए क्या लिखोगे, हाफ रूट ओवर ऑफ जी एम आर। उसी तरह से सेकंड सैटेलाइट के लिए क्या लिखोगे, सेकंड सैटेलाइट में हाफ रूट ओवर ऑफ जी एम, और ये जो रेडियस ऑफ दिस सेकंड सैटेलाइट है वो कितना दिया हुआ है, 4 टाइम्स आर दिया हुआ है, तो 4 टाइम्स आर लिखोगे, 4 क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4 है तो बाहर आके 2 हो जाएगा, ये हो गया। तो ध्यान से देखो क्या है, एरियल वेलोसिटी का रेशियो, तो जो फर्स्ट सैटेलाइट है और जो सेकंड सैटेलाइट है, तो सेकंड सैटेलाइट का एरियल वेलोसिटी इफ यू कैन सी इज ट्वाइस द एरियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इसको करने के लिए देखो क्या दिया हुआ है कि इन ओल्डर टाइम्स पीपल यूज्ड टू थिंक दैट कि अर्थ वाज फ्लैट। इमेजिन दैट अर्थ इज इंडीड नॉट a sphere of radius r but an infinite plane of thickness h। ये infinite plane है, इसका thickness h। What value of h is needed to allow the same gravitational acceleration to be experienced as on the surface of the actual earth। तो एक्चुअली अर्थ के सरफेस पे जितना एक्सेलरेशन होना है, सेम एक्सेलरेशन हमको चाहिए। तो ये जो थिकनेस है, इफ फ्लैट होता तो ये जो थिकनेस h है वो फ्लैट जो आपका प्लेट है उसका थिकनेस कितना होता। नाउ इसको करने के लिए हम गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन का यूज करेंगे। आपने पढ़ा होगा क्या होता है कि गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये हम लिखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ फील्ड, ये आपका फील्ड है किसके साथ, एरिया के साथ। जो फ्लक्स है, ग्रेविटेशनल फ्लक्स, ये किसके इक्वल होता है, जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है वो तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, जो ग्रेविटेशनल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ 4 पाई जी टाइम्स, ये आपका कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इनक्लोज्ड मास, ये जो मास इनक्लोज्ड होगा मल्टीप्लाइड बाय दैट, ये हो गया आपका गॉस लॉ फॉर ग्रेविटी। नाउ इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम आपका क्या हो, आपका ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो और उसके ऊपर चार्ज हो, तो आप कैसे निकालते हो फील्ड, क्या करते हो आप कि एक सिलेंडर यहां पे हम अज्यूम करेंगे, यहां पे ऐसे ये सिलेंडर अज्यूम कर लिया हमने। नाउ लेट अस अज्यूम कि सिलेंडर का ये वाला एरिया ए है। अब भाई देखो क्या होगा कि फील्ड यहां पे देखो,
यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी हमेशा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा किधर जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। तो ये जो फ्लक्स आएगा किधर आएगा, निगेटिव आएगा। कैसे आएगा, माइनस फील्ड, एंड सिंस ये क्या है, ये आपका ये जो प्लेट है ये आपका यूनिफॉर्म प्लेट है, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेट है, इनफाइनाइट लेंथ है, एरिया आपका इनफाइनाइट है, तो क्या होगा, आपकी जो फील्ड होगी वो पूरी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। सरफेस से आप चाहे जितने ऊपर जाओ फील्ड का इंटेंसिटी कम नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होता है, अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, तो फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन यहाँ पे सिंस ये इनफाइनाइट प्लेट है, तो आपकी जैसे आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि भाई नॉन कंडक्टिंग प्लेट इनफाइनाइट प्लेट हो तो उसके परपेंडिकुलर फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी कम नहीं होता है, वो यूनिफॉर्म होती है। उसी तरह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो ये हो गया माइनस जी टाइम्स एरिया। लेकिन ध्यान से देखो, इधर भी फ्लक्स आएगा और ऊपर भी फ्लक्स आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, यहां पे एरिया तो ए ही है और हाइट h है, तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 4 पाई जी टाइम्स मास, और मास क्या लिखोगे, मास आप लिखोगे एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ऐसे लिख दिया आपने। चलो इसको सॉल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, तो स्मॉल जी, या इसको यहाँ पे हम जी डैश लिख देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। तो जी डैश इक्वल टू 2 से यहाँ पे कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, तो जी डैश इक्वल टू 2 पाई कैपिटल जी एच रो, ये आपका हो गया जी डैश। यहाँ से देखो 2 से हमने कैंसिल कर दिया, 2 पाई जी एच रो, एरिया आपका कैंसिल हो चुका है। नाउ अब क्या बोल रहे हैं कि दिस फील्ड या दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस आपका इमेजिनरी, जो पहले लोग समझते थे कि फ्लैट है, तो उसके वजह से ये जो जी मिल रहा है, जो अभी हम जब जानते हैं कि स्फेरिकल है, उसका जो सरफेस पे जी होता है, दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अब ध्यान से देखो, सरफेस पे आप जी कितना लिखते हो, जी इक्वल टू भाई क्या होता है, कैपिटल जी टाइम्स मास, और मास क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 4/3 जी पाई आर टाइम्स रो। एंड ये दोनों क्वांटिटीज हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, दैट क्वांटिटी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, जी डैश इक्वल टू जी, तो 2 पाई कैपिटल जी एच टाइम्स रो इक्वल 4/3 टाइम्स पाई कैपिटल जी आर टाइम्स रो, इक्वल हो गया दोनों, रो से रो कैंसिल, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, ध्यान से देखो कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल, क्या बच गया, h इक्वल टू ट्वाइस आर डिवाइडेड बाई 3, मीनिंग ये जो इमेजिनरी प्लैनेट है, जो इनफाइनाइट प्लेन है, उसका थिकनेस ये कितना होना चाहिए, 2r/3 होना चाहिए। इफ थिकनेस इतना होगा तो ये जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, दैट विल बी सेम एज द ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो हमें अभी एक्सपीरियंस होता है, उसके सेम होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, द एरियल वेलोसिटी dA/dt ऑफ द प्लैनेट इज। तो एरियल वेलोसिटी आपका पता है कि एक कांस्टेंट होती है, तो एरियल वेलोसिटी इज गिवन एज 4 × 10⁻16 4 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। The least distance between the planet and the sun is 2 × 10⁻12. तो least distance 2 × 10⁻12 मीटर। Then the maximum speed of the planet in kilometers per second is. Now आपको पता हो कि जब प्लैनेट और सन के बीच में डिस्टेंस लीस्ट होगा तो वेलोसिटी क्या होगी,
जो लीस्ट डिस्टेंस है उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो भाई क्या हम मानेंगे कि एंगुलर मोमेंटम आपको याद हो, एंगुलर मोमेंटम इन दिस केस हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ एंगुलर मोमेंटम मे बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट मल्टीप्लाइड बाई dA/dt, एरियल वेलोसिटी। एंड सिंस हमारी जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, लीस्ट डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों जगह पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो सिंस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, दिस एंगुलर मोमेंटम मे आल्सो बी रिटन एज mv टाइम्स r। करेक्ट है ना। मास से मास को कैंसिल कर दो, सो ट्वाइस ऑफ dA/dt, और dA/dt की वैल्यू तो आपको दी रखी, सो ट्वाइस ऑफ 4 × 10⁻16 इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है नहीं पता हमको, वही निकालनी है, v टाइम्स लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस कितना है, 2 × 10⁻12। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि v इक्वल्स टू 4 × 10⁻, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 12 है, तो 10⁴ मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं किलोमीटर पर सेकेंड में। सो दिस इज नथिंग बट 40 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो लीस्ट डिस्टेंस है, तो आपकी वेलोसिटी इतनी है। जब आपका ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब आपका प्लैनेट जो है सन के क्लोज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी। प्लैनेट सन से दूर होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग अच्छे से इसको करिए और अपना आगे की पढ़ाई करते रहिए।